लेकिन दिल्ली में जब दंगा हुआ, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, मस्जिदों में जब झंडा फहराया गया, भगवा झंडा, उसके बाद से मैं आई हेट यू मिस्टर केजरीवाल, मैं नफरत करता हूं केजरीवाल से। अगर आज हमारे एरिया में किसी हिंदू या किसी मुसलमान के साथ कुछ भी होता है, हम लोग 10 आदमी 20 आदमी अपना एक सिक्योरिटी लेकर जाते हैं, उससे मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। बंगाल एक ऐसा सेकुलर जगह है जो बंगाल में आज तक वो लोग की कोशिश जो है नाकाम रही है। बंगाल में उन लोगों का जादू नहीं चलता है, बंगाल में नफरत के लोग नहीं रहते हैं, नफरत को पसंद नहीं करते हैं। मंत्री हैं, आप एक तरफा क्यों देखते हैं? आपने माइनॉरिटी को क्यों छोड़ रखा है? आप माइनॉरिटी के बारे में 10 साल से क्यों नहीं सोचे? आज जब इलेक्शन आता है तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों के लिए करेंगे। आप मुसलमान को सिर्फ मत आगे लाइए ना, आप दलित के लिए क्या किए देश में? रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो कोई भी अगर हमारे देश में मुसीबत में है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बेरोजगारी एक मुद्दा है, गरीबी एक मुद्दा है। आज हम लोग कल कारखाना उस टाइप से नहीं चल पा रहा है, हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं मिल पा रहा लोगों को। लोग हज़ारों हज़ार की तादाद में ग्रेजुएशन पास करके लोग 10,000 की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के ख़िलाफ़ है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अटल बिहारी वाजपेयी एक भारत के बढ़िया प्रधानमंत्री थे। लखनऊ में मुसलमान का ज़्यादा आबादी है, 15 साल कंटिन्यू वहाँ से वो जीते। अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो उनको वोट नहीं देता। अटल बिहारी वाजपेयी नो डाउट अच्छे इंसान थे। ये नफ़रत का आंच इतना ज़्यादा बह गया है, इतना ज़्यादा हो गया, लोगों में आपस में इतना इख्तलाफ बढ़ा दिया ये बीजेपी के, और मज़ीद इसको नहीं रहना चाहिए। सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा ये नफ़रत फैलाया है। आज 10 साल से जो हिंदू मुस्लिम, इससे पहले भी सरकार था, आज़ादी हुई 1947 में, इतनी ये नहीं था, आपस में भेदभाव वहाँ नहीं था। लोग सफ़र करते थे, माँ बहनें भी सफ़र करती थी, बिल्कुल हिफाजत से यहाँ से वहाँ जाती थी। लेकिन इतना ज़्यादा नफ़रत हो गया कि लोग सफ़र करने में भी डर पैदा होता है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं सी स्टेटस टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए, और हमारे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर लोकसभा इलेक्शन 2024 में उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या वो सोचते हैं। बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, इसको लेकर उनसे हम लोग राय लेंगे और देखते हैं 2024 में वो खुद को कहाँ पाते हैं। सबसे पहले दादा, आप सभी लोगों का सी स्टेटस टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहले दादा सर अपना नाम बताइए। सैयद वसीमुल हक। क्या करते हैं दादा आप? हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की हमारी दुकान है चांदनी में हम लोग काम करते हैं। आज से नहीं, नियरली अबाउट 30 साल हो गया। 30 साल से आप लोग काम करते हैं। आपका नाम दादा? सैयद फ़हीमुल हक। क्या करते हैं दादा? वही बिज़नेस है। बिज़नेस करते हैं। आपका नाम दादा? नासिर अख्तर। क्या करते हैं? बिजनेस। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम दादा? मोहम्मद शमसुल हक। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। आप भी बिज़नेस करते हैं, आप भी यहीं रहते हैं। सबसे पहले दादा मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में अगले साल जो होने वाला है, तो आपको क्या लगता है 2024 में कौन प्रधानमंत्री के तौर पर जीत के आ सकता है? देखिए, हम लोग तो यही बात बोलेंगे, अब तक तो जो चल रहा था पहले वो कुछ हद तक आदमी बर्दाश्त भी कर रहा था, लेकिन आज के डेट में जो हालात है हिंदुस्तान का, ऑल ओवर पूरे इंडिया की बात मैं करता हूँ। जी। आज मणिपुर भी हमारे देश का एक हिस्सा है। जी हाँ। मणिपुर में लोगों को कत्ल किया जा रहा है, मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है रास्ते पर, और ये बीजेपी सरकार जो है वहाँ पर चुपचाप मौन होकर बैठी हुई है। आज वहाँ पर 70 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हुआ है, अकॉर्डिंग टू मतलब आप जो मीडिया रिपोर्ट में आई है वो भी कंफर्म नहीं है। इतना मर्डर होने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री देश के जो हैं वो मौन नहीं तोड़ रहे हैं और कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। श्री अमित शाह जी को मैं ये बात कहूँगा, क्योंकि हमारा हक बनता है इस देश के नागरिक होने के नाते कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये बात बोल सकता हूँ कि कोई भी अन्याय कहीं भी हमारे देश में हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। आप बताइए दादा कि ये जो आपने मणिपुर का जो इशू उठाया, तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में कोई भी बीजेपी को इससे फ़र्क पड़ेगा? हमारे देश का एक छोटा से छोटा एक नागरिक, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो कोई भी अगर हमारे देश में मुसीबत में है तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। बेरोज़गारी एक मुद्दा है, गरीबी एक मुद्दा है। आज हम लोग कल कारखाना उस टाइप से नहीं चल पा रहा है, हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं मिल पा रहा लोगों को। लोग हज़ारों हज़ार की तादाद में ग्रेजुएशन पास करके लोग 10,000 की नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। आज हालात ये बद से बदतर होता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रहा है। और बीजेपी वाले लोग या जो हमारे सरकार में बैठे हुए हैं लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या अच्छा दिन लाए हैं, क्या अच्छा काम किए हैं, मुझे हिंदुस्तान के लोगों से ये जानना है। कल तक ये था कि आज माइनॉरिटी का ये हाल है कि गुजरात में ट्रेन में आपने देखा होगा, काली टोपी वालों को बुला कर लोग मतलब गोली मार रहे हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की है। पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, पुलिस अगर पहले से एक्टिव होती तो हमारे देश का 2 नागरिक बच जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है।
पुलिस बाद में अलग एक्टिव है। क्यों होती है? ये नफ़रत का आँच इतना ज़्यादा बह गया है, इतना ज़्यादा हो गया, लोगों में आपस में इतना इख्तलाफ बढ़ा दिया ये बीजेपी कि और मज़ीद इसको नहीं रहना चाहिए। सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा ये नफ़रत फैलाया है। आज 10 साल से जो हिंदू मुस्लिम, इससे पहले भी सरकार था, आज़ादी हुई 1947 में, इतनी ये नहीं था, आपस में भेदभाव माहौल नहीं था, लोग सफ़र करते थे, माँ बहनें भी सफ़र करती थी, बिल्कुल हिफाजत से यहाँ से वहाँ जाती थी। लेकिन इतना ज़्यादा नफ़रत हो गया कि लोग सफ़र करने में भी डर पैदा होता है। अभी सिक्योरिटी का बहुत इश्यू हो गया है। बिल्कुल सिक्योरिटी का नहीं, ये नफ़रत का आज हिंदू मुस्लिम का इशू हो गया है, अच्छा, ये क्राइम इशू है या आपका हिंदू मुस्लिम ये इशू हिंदू है? मुस्लिम का इशू है। ये एक ऐसा इशू है, ये एक ऐसा घाव हिंदुस्तान के कलेजे में लोगों को दिया जा रहा है। जो लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान एक थाली में बैठकर खाते थे और आज भी खाते हैं, उनको डिवाइड करने का ये पॉलिसी चल रहा है, समझ गए ना? ये डिवाइड करने का पॉलिसी हो रहा है ताकि तकरीबन इसमें कामयाब हो चुका है बीजेपी। यही सारा जो काम है। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। अटल बिहारी वाजपेयी एक भारत के बढ़िया प्रधानमंत्री थे। लखनऊ में मुसलमान का ज़्यादा आबादी है, 15 साल कंटिन्यू वहाँ से वो जीते। अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता तो उनको वोट नहीं देता। अटल बिहारी वाजपेयी नो डाउट अच्छे इंसान थे। आज ये लोग जो है वो एक नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को ज़रूर सोचेगी कि अगला 2024 में मुझे किसको लाना है, सेकुलर को लाना है या अनसेकुलर को लाना है। अच्छा, अभी बीच में हम लोगों ने देखा था भारत और इंडिया को लेके भी एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ठीक है? तो आप लोग किसके साथ है, भारत या इंडिया? इसमें कोई फ़र्क आप लोगों को लगता है? जाहिर बात है हम लोग सेकुलर के साथ रहेंगे। सेकुलर इंडिया या भारत है? इंडिया है, भारत भी हमारा देश है, इंडिया भी हमारा देश है। एक नाम उन लोगों ने दिया है, लेकिन $.in. ये डॉट है ना, तो इंडिया इससे बना। तो इंडिया जो बना वो सेकुलर पार्टी मिल के करीब करीब 25-26 पार्टियां मिलकर एक सेकुलर बनाया, तो हम उनके साथ हैं। आप एक चीज़ बताइए कि इतने बड़े बड़े जो नेता हैं, एक तरफ देखिएगा ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, लालू प्रसाद जी हैं, आपको लगता है ये जो इतने बड़े जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में ये लोग रोक पाएंगे? बिल्कुल कोशिश तो है, कोशिश कामयाबी का एक रास्ता बनता है। कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी हमारे सेकुलर को। सेकुलर में जितने भी लोग हैं, वो आज हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। कोई भी हो, हम वो नहीं बोलते कि हिंदू बीजेपी वाले हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू भी आज भी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं का जो सेकुलर बहुत ज़्यादा लोग हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग खुद से मतलब अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। हाँ, जहाँ पर बीजेपी का आबादी ज़्यादा है, जहाँ पर बीजेपी के लोग ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं डर रहा, हिंदू सेकुलर भी बेचारा डर, उसके दिल में दहशत फैला हुआ है, वो भी डर रहा। वो भी नहीं चाहता कि ये आ जाए, जैसे हम नहीं चाह रहे। तो हम तो खैर एक लेवल है कि हमने मुसलमान है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सेकुलर हिंदू है वो भी नहीं चाह रहा कि बीजेपी आ जाए, मोदी आ जाए। अच्छा, एक बात बताइए दादा कि आप देखिएगा बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारी स्कीम्स आई है, खासकर मुस्लिम लोग के लिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो हम लोगों ने आज तक कोई स्कीम ऐसा हम लोग को मिला नहीं भाई, जो हकीकत बात है। आपको पता है इस स्कीम के बारे में? हवा में बहुत सारा स्कीम आता है, हवा में ही जैसे 15 लाख का जुमला आया था, हवा में बहुत सारा स्कीम बीजेपी निकालता रहता है, समझ गए। लेकिन मैं ये जवाब देना चाहता हूँ आपको, अभी आपने सवाल किया था कि ये कोशिश कैसे होगी। मैं ये बताता हूँ, आज से जब देश आज़ादी का टाइम था, हमारे गांधी जी का जयंती है, आज हम लोग जी हाँ। ज़बरदस्त जुलूस निकाले थे। उन्हें यहाँ पे ये पार्क सर्कस से लेके गांधी स्टैच्यू तक हमारा जुलूस निकला था हम लोगों का। हम लोग आज भी गांधी को याद रखा है और गांधी जी की आइडियोलॉजी पर ही चलना है। देश चलेगा, भारत चलेगा और इंडिया भी चलेगा हमारे अंबेडकर साहब के कानून पर, ना कि नफ़रत की बाज़ार में ये देश नहीं चलेगा। ये जो नफ़रत उबाला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप किस टाइप से बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, आप कौन सा स्कीम की बात करते हैं? आज बंगाल की जनता हमको बता देने कहाँ पर कौन सा स्कीम लाया है, कौन सा कारखाना खोला गया हम लोग के लिए और माइनॉरिटी के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल हम लोग वोट दिया, तभी तो बीजेपी आया। आप लोगों ने यहाँ पे वोट दिया था? बिल्कुल, बीजेपी को लोगों ने जब वोट दिया, हम लोगों ने दिया, हमारे देश की जनता ने बीजेपी को चुनकर, आप जो प्रधानमंत्री आ जाएं, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ। आप एक तरफा क्यों देखते हैं? आपने माइनॉरिटी को क्यों छोड़ रखा है? आप माइनॉरिटी के बारे में 10 साल से क्यों नहीं सोचे? आज जब इलेक्शन आता है तो आप लोग कहते हैं कि हम लोग मुसलमानों के लिए करेंगे। आप मुसलमान को सिर्फ मत आगे लाइए ना। आप दलित के लिए क्या किए देश में? आप दलित के लिए भी तो कुछ भी देश में नहीं कर पाए आज तक।
आपका नेता दलित के ऊपर पेशाब करता है। शर्म आनी आती है हम लोगों को ये बात सोचकर। आज देश के हम नागरिक हैं, एक गरीब आदमी है, उसके ऊपर आपका नेता जो है बीजेपी का मध्य प्रदेश में पेशाब करता है, वो भी वीडियो वायरल है पूरे हिंदुस्तान में। आप कहते हैं कि हम दलित, हमारा भाई है, दलित के यहाँ बैठ के झूठ मूठ का खाना खाते हो। शर्म करना चाहिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि वोट मांगने के लिए आप क्यों आ रहे हो। वोट मत मांगो। एक चीज़ और आप देखिएगा, सांसद में आप देखिएगा दानिश अली का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। जिस तरीके से रमेश भदौरिया ने उस पर आपत्तिजनक जो टिप्पणी की है और इस पर प्रधानमंत्री चुप हैं और बीजेपी के एक जो नेता हैं वो कोई भी नेता की तरफ से, कोई भी बड़ा नेता की तरफ से इसको खंडन नहीं किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? देश है, इसी बात का अफसोस है कि दानिश अली को जो नफ़रत के हिसाब से भदौरी ने जो कहा है, जो इतना गाली गलौज किया है, जो इतनी बड़ी संसद में, जिसके लिए तमाम और भी पार्लियामेंट्रियन जो बैठे हुए थे, किसी ने उफ तक नहीं किया। यहाँ तक कि वो लोकसभा का जो स्पीकर है उन्होंने इस बात को भी आया गया करके रख दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। इस बात का बहुत ज़्यादा ही अफसोस है। अगर दानिश अली ना होता, कोई और हिंदू भाई पार्लियामेंट का होता, उसको भी गाली गलौज करता, तो आज भी उसके लिए भी हमें अफसोस होती। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में? आप बोलिए। आज पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक कानून का मंदिर है। उस कानून के मंदिर पर विश्वास करके भारत का 125 करोड़ नागरिक उस पर विश्वास करता है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इतनी बड़ी बात हो गई, आज तक खुलकर एक वर्ड सामने आकर नहीं बोले। वो तो क्या बोलेंगे, 70 आदमी का जब मर्डर हो गया हिंदुस्तान में, आपका मणिपुर में, तब आज तक नहीं बोले। किसान जो बैठे थे, हमारे किसान आंदोलन में जो बैठे थे लोग, उन पर महीनों महीना तक वो चुप रहे। कितने लोग मर गए वहाँ पर, लेकिन एक वर्ड नहीं बोले। तो मुझे ऐसा प्रधानमंत्री मैंने सुना नहीं था, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का होगा। हमारा देश जो है बहुत खूबसूरत देश है। हिंदुस्तान जो है एक गुलदस्ता है। सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब मिलकर, भाई भाई मिलकर रहते हैं। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो नफरत का जहर फैलाते हैं। कभी उन्नाव में करते हैं, कभी हरियाणा में करते हैं, कभी नूह में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, कभी नूह में करते हैं। और बंगाल एक ऐसा सेकुलर जगह है जो बंगाल में आज तक वो लोग की कोशिश जो है नाकाम रही है। बंगाल में उन लोगों का जादू नहीं चलता है। बंगाल में नफरत के लोग नहीं रहते हैं, नफरत को पसंद नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बंगाल में नहीं चलता है, आपको नहीं लगता इसके वजह से यहाँ की जो नेता हमारे जो आप चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो एक मजबूत है? आपको नहीं लगता जहाँ पे लीडर कमज़ोर होता है वहाँ पे ये सब घटनाएं होती हैं? अगर आपने दिल्ली में कहा, दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, नहीं वहाँ पर वो गए। आपको नहीं लगता ये पूरा वोट पॉलिटिक्स है, सबको अपना वोट बैंक को प्यारे है? बिल्कुल। मैं जब अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी जब चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बने थे तो हम लोगों को लगा था कि एक बढ़िया लीडर हम लोग को मिला हिंदुस्तान में। मैं ये चाहता था कि वो एक सेकुलर लीडर, एक अच्छा इंसान मिला, पढ़े लिखे वो आदमी है। लेकिन दिल्ली में जब दंगा हुआ, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ, मस्जिदों में जब झंडा फहराया गया, भगवा झंडा, उसके बाद से मैं आई हेट यू मिस्टर केजरीवाल, मैं नफ़रत करता हूं केजरीवाल से। अगर आज हमारे एरिया में किसी हिंदू या किसी मुसलमान के साथ कुछ भी होता है, हम लोग 10 आदमी 20 आदमी अपना एक सिक्योरिटी लेकर जाते हैं, उससे मिलते हैं, मिल के बात करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बोले पुलिस हमारी नहीं है, सेंट्रल की है। अगर सेंट्रल का फोर्स है, आपके पास कैडर इतना है, आज हमारी दीदी ममता बनर्जी अगर एक फ़ोन कर देगी कि आज रास्ते पर उतरना है, 5 लाख कैडर 10 मिनट में जुगाड़ हो जाएगा। क्या केजरीवाल 5000 आदमी लेकर उस गली दंगा को रोकने के लिए नहीं जा सकते थे? लेकिन वहाँ पे आप देखिएगा तो मुसलमानों ने पूरा वोट जो दिया है, उसके बाद भी उन्होंने वोट दिया है। वोट देने के बाद ये क्या डर से उन्होंने वोट दिया? बिल्कुल वोट नहीं, डर से नहीं दिया, बल्कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के एतमाद को ठेस पहुंचाया। उससे जो वादा किया, वादे के खिलाफ बिल्कुल वो केजरीवाल साहब गए हैं, जो बिल्कुल ही गलत किया उन्होंने। और आप उसका बात करें, उसके बाद दोबारा जब लोकसभा का जो वोट हुआ, एक भी सीट नहीं मिली। एक भी सीट नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? यही मुद्दा था। यही मुद्दा था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भी लोक मामला में शाहीन बाग को लेकर के बोलिए, शाहीन बाग में भी उन्होंने खड़ा नहीं हुए। कहीं भी उनका मुस्लिम को स्टैंड होता है, वो स्टैंड नहीं लेते हैं। मुसलमानों के जज्बात को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने ठेस पहुंचाया, और वो आइंदा वोट मांगने का हकदार भी नहीं है। और अगर वो बेशर्म है, दोबारा वोट मांगेंगे तो अलग बात है। वो एक चीज़ और बताइए कि हम लोग अभी जो गठबंधन बन रही है 2024 में, ये गठबंधन जो इतना मजबूत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा सकती है? अगर लोग ईमानदारी से गठबंधन में रहेंगे और पहले से अगर ये लोग जान ले, तो आज भगत सिंह जैसे लोग, गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जो लोग देश को आज़ाद किया था,
तो अगर आदमी चुप से बैठ जाएगा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। अगर ये लोग गठबंधन बना करके मोदी जी को हराना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आखिरी सवाल आप लोगों से कि 2024 इलेक्शन जो आने वाली है, ठीक है, तो इसमें आपको बड़ा नेता कौन जो उसको नेतृत्व कर सकता है लीडर गठबंधन इंडिया को नेतृत्व करने के लिए बहुत सारे सेकुलर लीडर हैं। मैं तो कहूँगा कि ममता बनर्जी है, मैं कहूँगा राहुल गांधी है, मैं कहूँगा कि आपके शरद पवार है, नीतीश कुमार है, लालू यादव है, बहुत सारे लीडर हैं भाई, बहुत सारे लीडर। ऐसा तो ये नहीं लगता कि मोदी जी का एक चेहरा है जो स्नो पाउडर लगा के आएंगे। खड़गे भी हैं बहुत तो अच्छे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत सारे लोग नाम ले रहे हो, आपको लगता है वो अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो वो कांग्रेस की तरफ से बन सकते हैं? वो इसलिए कि वो अगर देखा जाए तो शरद पवार जैसे एक अच्छे नेता हैं नेशनल कांग्रेस के, उसी तरह से कांग्रेस के भी एक नेता जो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, बहुत दिमाग वाले, बहुत अच्छा और बहुत सेकुलर मिजाज के वो आदमी है, वो अच्छा। बहुत ही सेकुलर है। और हम तो चाहेंगे या ऊपर वाले से हम दुआ भी करेंगे कि भाई वही बन जाए तो बेहतर आ जाए। अगर लोग उन्होंने एतमाद पे वोट दिया उनको, इंडिया वाले को, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप एक चीज़ और लास्ट सवाल आपसे ये पूछना है कि आप देखिएगा 2024 में आप लोग जब वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि बेरोज़गारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, इसको देख के आप लोग वोट देते हैं या असेंबली में किसी और को वोट देते हैं, और जब नेशनल इलेक्शन होता है उस पर आप लोग किसी और को वोट देते हैं? नहीं, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है। अब पार्लियामेंट में बहुत सोच समझकर, अब बेवकूफ़ लोग नहीं रह गए हैं, बहुत सोच समझकर। मेरा बेटा बेटी ग्रेजुएशन पास कर गया, उसको नौकरी नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसका बेसिक मुद्दा बहुत सारा है। आज हिंदुस्तान में नफ़रत इस तरह से फैला हुआ है कि अब डर लगता है कि हम अपने बीवी बच्चे को रेल में भेज सकेंगे कि नहीं भेज सकेंगे। जी। बहुत सारा मैटर ये सब आदमी समझने लगा है, ऐसी बात नहीं, ये सोच समझ कर ही वोट देगा इस बार। और रह गया कि क्षेत्रीय पार्टी अगर ईमानदारी से अगर सपोर्ट करेगा इंडिया को तो मुझे लगता है कि बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में बीजेपी को हराया है, तो कितना सीट आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे ले पाएगी? 42 सीट है टोटल यहाँ पे। यहाँ पर देखिए, हम लोग का पूरा टारगेट है इस बार 42 सीट है, तो हमको लगता है कि 34 सीट पर हम लोग जीतेंगे। 34 सीट, और कांग्रेस को 1-2 सीट मिल सकती है? बिल्कुल, कांग्रेस हमारे साथ है, हमारा लीडिंग पार्टी साथ में रहेगा, तो हम लोग जो भी हमारे साथ में रहेगा, अलायंस रहेगा, तो हम लोग जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का देंगे वहाँ पर कांग्रेस को नहीं देंगे, जहाँ कांग्रेस को देंगे वहाँ तृणमूल कांग्रेस को नहीं देंगे। मिलकर अलायंस का मतलब क्या हुआ? हम जब साथ हैं तो साथ है, फिर कहने का मतलब ये है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा सीट हम लोग दे पाएंगे सेंट्रल में। आखिरी सवाल आपसे कि अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर इस पूरे इंडिया गठबंधन को क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? मैं राहुल गांधी से और बड़े बड़े जितने लीडरान हिंदुस्तान के हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके एकजुट हो करके इस वक्त अगर लड़िएगा तो आप लोग आगे निकल पाइएगा, नहीं तो इंटरनल अगर कोई भी तरह का डिस्प्यूट हुआ तो आप लोग को आगे बढ़ने में फिर से रुकावट आएगा। और आप क्या मैसेज देंगे सर? मैं वही कहता हूँ कि भाई ये जो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें नफ़रत का जो बीज बोया है उसको ख़त्म किया जाए तो इंशाअल्लाह हमारे इंडिया वाले ही जीतेंगे। मैं राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को या और भी सारे बड़े बड़े नेताओं को यही अपील करूंगा कि वो नफ़रत का बीज जो बोया हुआ है, जो एक तनावर दरख्त बन गया है, उसको उठा कर फेंक दिया जाए। और देश की आवाम से मैं ये अपील करूंगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे, कि इस बार अगर न समझोगे तो मिट जाओगे जहां वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट लोकसभा इलेक्शन 2024 से। आने वाले दिनों में और भी लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या था। आप लोग सभी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दादा।